गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र को अगर विज्ञान माना जाए तो इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें होती है जो विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। विज्ञान में जैसे कि नियम बनाए जाते हैं तो अर्थशास्त्र में भी मांग का नियम, उत्पत्ति का नियम और भी बहुत सारे नियमों के बारे में चर्चा की। इसके बाद विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान में सीमित प्रयोग होते हैं तो अर्थशास्त्र में भी उसी प्रकार के प्रयोग होते हैं जिससे अर्थशास्त्र की संज्ञा उसे दी जा सकती है। इसके अलावा विज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन है तो अर्थशास्त्र भी इसी प्रकार का अध्ययन है। तो विज्ञान के पक्ष और विपक्ष की अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने वाले का तर्क और अर्थशास्त्र को विज्ञान न मानने वालों के तर्कों के बारे में विस्तृत विवेचन पिछली क्लास में किया। आज क्या अर्थशास्त्र एक कला है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। क्या अर्थशास्त्र एक कला है, आर्ट जिसको बोलते हैं, इसके बारे में आज देखेंगे कि अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाए, कला माना जाए या विज्ञान और कला दोनों ही माना जाए। इसको कंटिन्यू करते हुए कला का आशय क्या होता है। कला यानी आर्ट का आशय होता है कला करने की विधि। कला का अर्थ क्या होता है। कला का अर्थ काम करने की, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देना। कला का अर्थ काम करने की विधि से लगाया जाता है। आर्ट में होता ही यही है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को करने का तरीका आपका कैसा है। दूसरे शब्दों में अगर अपन बात करते हैं तो ये है वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान के, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान से मिलाने वाली आवश्यक कड़ी होती है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान के बारे में देखेंगे। वास्तविक विज्ञान में क्या होता है कि वास्तविक विज्ञान क्या है से संबंधित है और आदर्शात्मक विज्ञान क्या होना चाहिए से संबंधित है। तो इस प्रकार ये जो कला है ये कला वास्तविक विज्ञान जिसमें क्या आता है, क्या है, और आदर्शात्मक विज्ञान जिसके अंदर क्या आएगा, क्या होना चाहिए। अब जहां पर क्या होना चाहिए आ जाएगा उसमें आप जिस हिसाब से आप चाहते हो वो उसमें सुधार करके उसमें मिलाकर कर सकते हो। तो यह जो है कला वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान को मिलाने वाली आवश्यक कड़ी मानी जाती है। इन दोनों विज्ञानों को मिलाने वाली आदर्शात्मक कड़ी है क्या है, कला। जैसे कि बात करेंगे अपन क्या है, जो होगा वो आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रेजेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या होना चाहिए, हम वास्तव में क्या चाहते हैं, वास्तव में क्या होना चाहिए, तो इसमें आप जो है कला के द्वारा, काम करने के तरीके के द्वारा उसको आप बदल सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। तो इस प्रकार दोनों विज्ञानों को मिलाने वाली कड़ी के रूप में कला काम की करती है। इसके अंतर्गत
बढ़ता है। अर्थशास्त्रियों में ये आशा की जाती है कि वे विभिन्न आर्थिक समस्याएं जो भी होती है उन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके उचित नीतियां सुझाकर आधुनिक सरकारों को सुदृढ़ या आधुनिक सरकारों की मदद करें। कहने का मतलब ये है प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था हो चाहे वो विकासशील अर्थव्यवस्था हो, उन सभी देशों में जो भी समस्याएं आती है उन आर्थिक समस्याओं को उचित नीतियां या अधिक जो है अच्छी नीतियां बनाकर या उनको जो है प्रस्तुत करके हमारे देश की सरकार को उन आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद करने का काम जो है करे। यही कारण है कि आजकल जो है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रियों का सम्मान सर्वत्र बहुत बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो अर्थशास्त्री होते हैं, ये जो अर्थशास्त्र विषय है आपका, इस अर्थशास्त्र में या इस अर्थशास्त्र का जो भी अध्ययन करते हैं वो अध्ययन क्या होते हैं? अर्थशास्त्री होते हैं, अर्थशास्त्रीय होते हैं। तो बहुत सारे जो अर्थशास्त्री होंगे वो अर्थशास्त्री अपने अपने जो विचार रखेगा तो देश में जो भी संबंधित समस्या है उस संबंधित समस्या का समाधान उचित नीतियां अपनाकर उसे हल करने में हमारे देश की सरकार की मदद करते हैं तो हमारे देश के अर्थशास्त्रियों का महत्व लगातार बढ़ता जाएगा। क्योंकि सरकार के पास इतनी बहुत सारी समस्याएं होती है, अगर उन समस्याओं के समाधान में ये अर्थशास्त्री अपना योगदान देते हैं, नीतियां बनाई जाती है, उन नीतियों को निर्धारित करके उसको क्रियान्वित किया जाता है और समस्या का समाधान हो जाता है, तो हमारी सरकार की बहुत सारी मदद हो जाती है, जिससे इन अर्थशास्त्रियों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अतः अर्थशास्त्र का कला पक्ष भी है और ये विज्ञान पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में विज्ञान के संदर्भ में हमने देखा कि अर्थशास्त्र में भी जो है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है, इसमें भी नियम होते हैं, इसमें भी जो है सिद्धांत होते हैं, इसके अलावा इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं जैसे प्राकृतिक विज्ञान। तो हम अर्थशास्त्र को विज्ञान तो मान ही रहे हैं, लेकिन विज्ञान मानने के साथ साथ कला का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो यह विज्ञान पक्ष से कम महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो सच पूछा जाए तो अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, या अर्थशास्त्र और कला है, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, परस्पर पूरक है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अर्थशास्त्र की इस दृष्टिकोण को देखकर कि काम करने की विधि या उचित नीतियां अपनाकर आर्थिक समस्याओं के समाधान में सरकार की मदद करने से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, उन सब कार्य करने में अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अतः सच कहा जाए तो अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी माना जाता है। इस प्रकार आपके अगर छोटा क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट कीजिए कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, या स्पष्ट कीजिए कि अर्थशास्त्र कला है, या स्पष्ट कीजिए कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों ही हैं, तो आप किसी भी प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका अर्थशास्त्र एक वास्तविकता और आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में, कि अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाएगा। वास्तविक विज्ञान में
विज्ञान में अंतर बताइए। तो अंतर की दृष्टि से देख लेते हैं। हेडिंग डालिए आप सबसे पहले, आदर्श अर्थशास्त्र एक वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में। अर्थशास्त्र एक वास्तविक व आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में। ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है तो अपन इसके बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान व आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में। वास्तविक विज्ञान में क्या होता है और आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो वास्तविक विज्ञान में तो क्या है, क्या आएगा, क्या है। और आदर्शात्मक विज्ञान में नाम से जैसे आदर्श प्रतीत हो रहा है तो इसमें आएगा क्या होना चाहिए। पहला अंतर तो आपका यही हो जाता है कि वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान का अगर अपन तुलना करते हैं तो वास्तविक विज्ञान में क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या है का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आप एक अंतर तो ये बताइए, वास्तविक विज्ञान का संबंध जो होता है वो वास्तविक स्थिति से होता है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान का संबंध आदर्श से होता है। ये आपका दूसरा अंतर हो जाएगा। इसमें यहाँ फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, यहाँ कर दीजिए वास्तविक विज्ञान में क्या है का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या है नीचे कर दीजिए इसको, क्या है का। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होने चाहिए का अध्ययन किया जाता है। सेकंड लिखिए वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान। अब जब अपन वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान में अंतर कर रहे हैं तो इनको ऐसे ही अपन कर लेंगे जिससे आपको ये बिल्कुल अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो वास्तविक विज्ञान का संबंध वास्तविक स्थिति से होता है। वास्तविक यथार्थ जिसको हम बोलते हैं, वास्तविक स्थिति से होता है। इसको मैं भी आपको एक उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट कर दूंगी। इसमें आएगा जबकि आदर्शात्मक विज्ञान का संबंध आदर्श स्थिति से होता है, जो कि स्पष्ट करता है होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब है ये चीज ऐसी नहीं, इस तरीके से होनी चाहिए, हम उसको उस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह आपका आदर्श स्थिति आदर्श विज्ञान के अंतर्गत आता है। वास्तविक विज्ञान की अगर अपन बात करते हैं
तो वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में कारण तथा परिणाम में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं। वास्तविक विज्ञान में परिणाम में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं कि अगर कोई परिणाम हुआ है, कोई निष्कर्ष निकला है, तो उसका कोई कारण रहा होगा, या कोई कारण रहा है तो उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। कहने का मतलब कारण और जो परिणाम है, इन दोनों में संबंध स्थापित किया जाता है वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा वास्तविक विज्ञान के लिए यथार्थवादी विज्ञान शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है, जो कि और भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आपको तो सिर्फ ये 2 या 3 अंतर ही ध्यान रखने हैं। वास्तविक विज्ञान के रूप में कारण और परिणाम में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं। आदर्शात्मक विज्ञान की अगर अपन बात करते हैं, तो आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र भले व बुरे का निर्णय करता है कि भला व बुरे का निर्णय एक मूल्य संबंधी निर्णय कहलाता है कि ये काम सही है या ये काम गलत है। अगर गलत भी है तो उसका क्या मूल्य या क्या जो है उसका कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर अच्छा है तो उसके लिए आपको क्या कीमत प्राप्त होगी। इस प्रकार भले व बुरे के निर्णय करता है। तो इसमें लिखिए अर्थशास्त्र या आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में भले व बुरे मतलब सही और गलत, तो भले व बुरे का निर्णय आदर्शात्मक विज्ञान में भले व बुरे का निर्णय किया जाता है, किया जाता है। भले व बुरे का निर्णय किया जाता है तथा भले व बुरे का निर्णय एक मूल्य संबंधी निर्णय कहलाता है तथा भले व बुरे का निर्णय मूल्य संबंधी निर्णय कहलाता है। इस प्रकार आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान में क्या होना चाहिए और क्या है कि व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होता है। इसमें मतभेदों की ज्यादा गुंजाइश होती है और इनको मिटाना भी बहुत कठिन होता है। इसमें आदर्शात्मक विज्ञान में क्यों? क्योंकि सबके जो निर्णय होंगे वो सबके निर्णय या सबके जो भी विचार होंगे वो सबके विचार एक जैसे तो नहीं होते हैं। सबके विचार कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग होंगे तो उनमें मतभेद की संभावना भी ज्यादा रहती है। इस प्रकार क्या है तो सीधा
ये आपके सामने स्थिति है, वो वास्तविक स्थिति को बताता है। जैसे इसको अपन एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। कोई भी बच्चा एग्जाम देने जाता है, साल भर पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और तैयारी करके एग्जाम देने के लिए जाता है। अब जब एग्जाम देने के लिए जाता है, वो एग्जाम दे के आता है, तो उसका जब रिजल्ट आता है, तो जो रिजल्ट आएगा तो उसके जो मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स में 60% मार्क्स आए। यथार्थ स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है? 60% उसके मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पर अब जब उसके घर वाले ये रिजल्ट देखते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि बेटा, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते, अगर तुम ज़्यादा मेहनत करते तो आपके 80% तक आने चाहिए थे, 80% तक आने चाहिए थे। तो ये क्या है कि स्थिति को बताता है, ये क्या होना चाहिए की स्थिति को बताता है। इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वास्तव में जो वास्तविक स्थिति है वो तो यही है कि उस बच्चे के 60% मार्क्स आए हैं। उस मार्क्स को देख के, उन नंबरों को देख के उसके घर वाले, उसके दोस्त वगैरह, उसके फ्रेंड्स वगैरह, उसके जो बड़े जो भी हैं, वो ये कह सकते थे कि अगर आप तुम ज़्यादा मेहनत करते तो तुम्हारे 80% तक आने चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस बात को बताता है। लेकिन होना चाहिए एक आदर्श स्थिति को बताता है। आदर्श स्थिति में ये है कि इससे अच्छा कर सकते थे, इससे बुरा भी हो सकता था। यानी ये जो आदर्श स्थिति है, ये हमेशा अच्छाई की तरफ ही नहीं, इसमें धनात्मक और आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बातें आती हैं। अतः वास्तविक अर्थशास्त्र में समस्या का निदान किया जाता है, तो अपने आप में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक स्थिति को बताता है। कोई भी समस्या है, उसका जब निदान किया जाता है, क्योंकि समस्या का निदान करना, एग्जाम देना, मार्क्स लाना, यह एक निर्णय से संबंधित, यानी कि ये एक मूल्यांकन से संबंधित कार्य है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमें ज्ञान की सीमाओं को निरंतर आगे बढ़ाते जाना चाहिए। जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान की सीमाओं को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उसको लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। बहुधा या बहुत बार जो है, ऐसे कई व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो किसी आर्थिक समस्या के सैद्धांतिक विश्लेषण में प्रवेश किए बिना ही उसके हल के संबंध में किसी विशेष दृष्टिकोण का समर्थन करने लग जाते हैं। कि कोई समस्या आई, उस समस्या को समझे बिना ही, उस समस्या के सिद्धांत को देखे बिना ही उस समस्या को हल करने में लग जाते हैं। अर्थात वह वास्तविक विज्ञान की सीढ़ी पर चढ़े बिना ही आदर्शात्मक विज्ञान के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। कि पहले क्या है की स्थिति को तो देखो, उसके क्या है की स्थिति के बाद ही आप क्या होना चाहिए वाली स्थिति को जो है देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले वास्तविक स्थिति का तो किया ही नहीं, उससे पहले सीधे आदर्शात्मक पर पहुंच गए। पहले क्या है वो तो देखिए, उसके बाद क्या होना चाहिए पे जाना चाहिए। क्या है तो आपने देखा ही नहीं है, और सीधा क्या होना चाहिए, सीधा आप जो है ये आदर्श स्थिति पे, ये जो है आदर्शात्मक विज्ञान में ये चीज किसी पे लाद दो कि भैया ये नहीं, ये होना चाहिए, क्या है से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार सैद्धांतिक स्थिति या सैद्धांतिक विश्लेषण में प्रवेश करने के बाद ही आदर्शात्मक विश्लेषण की तरफ जाना चाहिए, जिसमें पहले क्या है और उसके बाद उसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। ये सारी चीजें आदर्शात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आती है। अतः वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों एक दूसरे से जो है क्रमबद्ध रूप से रिलेटेड है। कि आप ऐसे नहीं कि क्या है को कर लो और क्या होना चाहिए वो छोड़ दो, या क्या होना चाहिए वो कर लो और क्या को छोड़ दो। इस प्रकार दोनों ही सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप से दोनों ही वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों का ही महत्व है। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए, या व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, समष्टिगत विरोधाभास या जोड़ संबंधी भ्रम किसे कहते हैं? या इसका एक और क्वेश्चन बनता है, बचत का विरोधाभास। बचत का विरोधाभास मैंने आपको उदाहरण और एग्जाम्पल और उसके द्वारा स्पष्ट कर दिया था, किसे कहते हैं? बचत का विरोधाभास किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, स्थैतिक तुलनात्मक व प्रायोगिक विश्लेषण। स्थैतिक तुलनात्मक व प्रायोगिक विश्लेषण के बारे में संक्षिप्त में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्या अर्थशास्त्र कला है? स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि क्या अर्थशास्त्र कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। वास्तविक अर्थशास्त्र व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। इस प्रकार ये आपके फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको सारा स्पष्ट कर दिया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन छोटा ही आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन